प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ या किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये जो सीरीज़ है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के बारे में आज हम जानेंगे कि इस युग में कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं और उनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो पिछली क्लास है उसमें हमने आधुनिक काल को शुरू किया था। मैंने आप सभी को बताया था कि जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल भी कहा जाता है। जैसे हमारा आदि काल आया, जैसे कि हमारा आदि काल आया, भक्ति काल था, रीति काल था, उसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। उसी प्रकार से आधुनिक काल को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। और उसके साथ साथ मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि आधुनिक काल में जो हमारा काव्य रचा गया था वो दरबारी का संस्कृति से, या मैं कहूँ दरबार से बाहर निकल करके वो आम जनता तक पहुँचने लगा था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आदि काल में, भक्ति काल में और रीति काल में जो भी कवि रहे थे वो अपने आश्रयदाताओं की शरण में रहे थे, और उनका जो काव्य लिखने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो अपने आश्रयदाताओं को कैसे न कैसे करके खुश रखे। इसलिए जो उस समय में जो काव्य लिखा गया वो एक सिर्फ दरबारी काव्य बन करके रह गया था, लेकिन आधुनिक काल में जो काव्य है वो आम जनता तक पहुंचने लगा था, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इसको पुनर्जागरण काल के नाम से भी पुकारा है। उसके साथ साथ में आप सभी ने ये भी पढ़ा कि इस युग में जो ब्रज भाषा के साथ साथ में खड़ी बोली का भी प्रयोग होने लगा था। और जैसे कि पद्य काव्य है उसको लिखने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन गद्य काव्य लिखते समय खड़ी बोली का प्रयोग किया। उसके साथ साथ मैंने खड़ी बोली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप सभी को पढ़ाए थे कि जो खड़ी बोली है वो कौन सी भाषा है। जैसे कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द है उसके साथ जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी खड़ी बोली कहलाती है। और इसके क्षेत्र के बारे में कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसको पहले जो है कुरु प्रदेश बोला जाता था इस क्षेत्र को, जिसके कारण खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ मैंने खड़ी बोली से संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। तो जिस स्टूडेंट ने मेरी वो पहली क्लास नहीं देखी है आधुनिक काल से संबंधित, तो वो उसको प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देख ले, ताकि मैं आगे जो पढ़ाऊँ तो उसको पढ़ने में आपको आसानी भी रहे और वो समझ में अच्छे से आए। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जो है पिछली क्लास को ज़रूर पढ़ें, ताकि आगे के जो भी मैं पढ़ाऊँगी, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य समझाऊँगी, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये भारतेंदु युग में कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, तो चलिए हम इनको जान लेते हैं। तो जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण जो आएगा लेखक वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो पुनर्जागरण काल आया था उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पर ही जो है उसको भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म था वो 1850 ईस्वी में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान था वो काशी या कहे बनारस या फिर वाराणसी जो है उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये इनके पिता का नाम था। और इनका जो मूल नाम था वो क्या था, तो इनका मूल नाम हरिश्चंद्र जो है इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था। लेकिन जो भारतेंदु इनके नाम के आगे लिखा ये एक उपाधि है, भारतेंदु। भारतेंदु का अर्थ क्या होता है, भारत धन इंदु, यानी कि इसको हम अगर हम कहें तो भारत का चंद्रमा। ये जो एक उपाधि जो है वो किसको दी गई थी, हरिश्चंद्र को दी गई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनको ये जो उपाधि है वो 1880 ईस्वी में उस समय के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे या प्रसिद्ध जो पत्रकार थे उनके द्वारा उसको ये उपाधि दी गई थी। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि, भारतेंदु उपाधि जो है इनको दी गई थी। उसके बाद अगर हम देखें
तो इन्होंने की जो संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी, तो उनके विषय में हम जान लेते हैं कि इनके द्वारा 3 पत्रिकाओं का जो संपादन कार्य है गया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो पत्रिका निकाली थी वो कवि वचन सुधा का इन्होंने संपादन किया था। तो ये जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, वो 1868 ईस्वी में उसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका भी थी, वार्षिक पत्रिका भी थी और साप्ताहिक पत्रिका भी थी। वार्षिक पत्रिका यानी कि 15 दिनों वाली, मासिक पूरे महीने वाली, और साप्ताहिक जो सप्ताह में एक बार निकलती है। तो इस प्रकार से जो कवि वचन सुधा थी वो तीनों प्रकार की पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित होती थी। फिर दूसरी आई थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये दूसरी इनकी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था, 1873 ईस्वी में किया था, और ये एक मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका के विषय में कहा जाता है कि ये जो पत्रिका थी इसके जो शुरुआती जो 8 अंक थे वो तो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन आगे के जो 9वें अंक से इसका जो नाम था वो बदल करके क्या रखा गया, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका रखा गया। यानी कि इस पत्रिका का पहला नाम जो था वो हरिश्चंद्र मैगजीन था, लेकिन बाद में इसका जो नाम है 9वें अंक से इसका नाम परिवर्तित कर करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में हमें देखने को मिलता है। तीसरी जो पत्रिका है वो है बाला बोधनी पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1884 ईस्वी में किया गया था। ये भी एक मासिक पत्रिका थी, और ये जो पत्रिका थी वो विशेष रूप से स्त्री शिक्षा से संबंधित मानी जाती थी। कौन सी पत्रिका है, तो वो बाला बोधनी पत्रिका। तो उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने 35 वर्ष के अल्पकालिक जीवन में हिंदी साहित्य की लगभग जो जितनी भी विधाएं रही हैं उस पर क्या किया, लेखन कार्य इन्होंने किया है। इनके द्वारा जो कुल रचनाएं हैं वो कितनी मानी जाती हैं, इनके द्वारा लिखी हुई 175 रचनाएं मानी जाती है कि इन्होंने कुल 175 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से 70 जो रचनाएं हैं वो काव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती हैं। तो इन काव्य रचनाओं में कुछ प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। पहली रचना इनकी है प्रेम मल्लिका, दूसरी है प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, बकरी विलाप, दशरथ विलाप और तन्मय लीला। तो ये इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी है तो उनको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद है गीत गोविंद, विनय प्रेम पचासा, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, फूलों का गुच्छा, उत्तरार्ध भक्तमाला, उर्दू का स्यापा, विजयनी विजय वैजयंती, विजय वल्लरी, मौन जुलूस, भक्त वर्चस्व और जैन कौतूहल। तो इस प्रकार से ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम जो है भारतेंदु से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो चलिए हम उनको जान लेते हैं कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे उनके अनुसार जो भारतेंदु हैं उनको हिंदी गद्य के प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। रसा उपनाम से भी इन्होंने लेखन कार्य किया है, यानी कि रसा जो इनका उपनाम था उस नाम से भी इन्होंने क्या किया है, अपना लेखन कार्य किया है। काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने किसका, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन जो दशरथ विलाप है, फूलों का गुच्छा है, तो इन रचनाओं में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे एक कवि होने के साथ साथ एक जो है अच्छे अभिनेता भी थे। इनका जो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अभिनीत नाटक था कौन सा, जानकी मंगल। तो इनमें इन्होंने क्या की थी, लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो इसको भी हम याद रखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसा कौन सा नाटक था जिसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, तो वो कौन सा है, जानकी मंगल नाटक है। 1873 ईस्वी में तदीय समाज नामक एक जो संगठन था या संप्रदाय कहें तो उसकी इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। इनके द्वारा रचित कालचक्र रचना के अनुसार 1873 ईस्वी में जो हिंदी थी वो नए चाल में ढली मानी जाती है। उसके आगे अगर हम देखें तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे
उन्होंने क्या की थी, पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। जो पुष्टि मार्ग है वो किसने चलाया था? पुष्टि मार्ग जो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी, उनके द्वारा जो जिस संप्रदाय की या कहें हम स्थापना की थी, तो वो था पुष्टि मार्ग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है पुष्टि मार्ग में क्या की थी, दीक्षा ग्रहण करी थी। तो उसके साथ साथ हिंदी साहित्यकार जो थे, उनकी जो समस्याएं थी उसका समाधान करने के लिए इन्होंने कविता वधीर धनी सभा काशी नामक एक संस्था की इन्होंने क्या की थी, स्थापना भी की थी। 11 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने क्या किया था, लेखन कार्य करना शुरू कर दिया था। कविता लिखना इन्होंने जो है 11 वर्ष की अल्पायु में ही कार्य ये जो है शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ जो मातृभाषा है उसकी प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। तो इस प्रकार से इन्होंने जो अपनी मातृभाषा है उसकी प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा है कि जो मातृभाषा है उसके उन्नति में ही, उसके उत्थान में ही, उसके विकास से ही हमारे सब उन्नति के जो विकास है वो उसका आधार है। यानी कि हमारी जो मातृभाषा है उसके जरिए ही हमारे सब प्रकार से हमारा उन्नति हो सकती है। उसके ज्ञान के बिना जो हमारे हृदय में, यानी कि हमारे हृदय में जो संशय है उनको दूर नहीं किया जा सकता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं थी उसमें बाह्य प्रकृति का वर्णन नहीं है, जिसके कारण इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि कह करके पुकारा है। उसके साथ साथ अमीर खुसरो की तरह इन्होंने लोगों के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ भी लिखी थी। उसके बाद अगर हम कहें तो उसके बाद जो हमारे अगले कवि आएंगे वो आएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो ये भारतेंदु जो युग है उसके प्रमुख कवियों में से एक है। तो इनके विषय में भी हम जान लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, उनका जो जन्म था वो 1855 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1923 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान अगर हम कहें तो इनका जो जन्म स्थान है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है तो उनको जान लेते हैं। तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, ब्रिज चंद्र पंचक, लालित्य लहरी और युगल सतस्रोत, पितर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो ये जो प्रेमघन थे जो है अब्र उपनाम से क्या करते थे, उर्दू भाषा में लेखन कार्य इन्होंने शुरू किया था। यानी कि जो उर्दू भाषा में जब इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था तो ये अब्र उपनाम से क्या करते थे, जो है लेखन करते थे। मिर्ज़ापुर में इन्होंने 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बनी नामक एक मासिक पत्रिका और 1893 ईस्वी में नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक जो पत्र था उसका क्या किया था, इन्होंने संपादन शुरू किया था। शुक्ल जी के अनुसार बद्री नारायण चौधरी एवं बाल कृष्ण भट्ट इन दोनों को हिंदी समालोचना का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसके अनुसार माना जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। किस किस को, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को और जो है बालकृष्ण भट्ट को। तो इन दोनों को हिंदी समालोचना का प्रवर्तक भी माना जाता है। उसके बाद रचनाओं में जो है यतिभंग नामक काव्य दोष प्राप्त होता है। तो जो प्रेमगन है इनकी जो रचनाएं हैं उसमें क्या है, यतिभंग नामक एक काव्य दोष है वो प्राप्त होता है। अगले जो हमारे प्रमुख कवि आएंगे वो है प्रताप नारायण मिश्र। तो इनसे संबंधित भी जो महत्वपूर्ण तथ्य रही है, इनकी जो रचनाएं रही तो वो कौन कौन सी है तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म बैजे गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं या इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, रसखान शतक, दीवाने, हिंदी की हिमायत और प्रताप लहरी। ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं। और प्रताप लहरी जो इनकी रचना है वो क्या, इनका सर्वश्रेष्ठ जो इनकी कविताएं उसका संकलन इसमें किया गया है।
जिसके कारण इस रचना को इनका प्रतिनिधि काव्य संग्रह भी माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? जो प्रताप लहरी जो रचना है, ये एक इनका क्या है? काव्य संग्रह है। उसके बाद अगर हम कहें तो अगले जो इनकी प्रमुख जो प्रसिद्ध कविता है वो कौन कौन सी है? तो बुढ़ापा, गोरक्षा और हरगंगा। ये 1883 ईस्वी में इन्होंने जो कानपुर से ब्राह्मण नामक एक जो पत्रिका निकाली थी, जब इसका जो है भुगतान नहीं किया गया था, तो उसमें इन्होंने ये जो व्यंग है वो प्रसिद्ध कथन जो इन्होंने लिखा था कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यानी कि जो इन्होंने जो मासिक पत्रिका का जब संपादन किया था तो उससे इनको क्या है, उसके बदले में इनको पैसे प्राप्त नहीं हुए थे, इनको पैसे नहीं दिए गए थे। तब इन्होंने प्रसिद्ध कथन लिखा था कि 8 मास बीत गए हैं, अब तो जो दक्षिणा है दान करो, यानी कि जो मेरा वेतन बनता है वो मुझे दो। प्रसिद्ध कथन उन्होंने लिखा था। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट के बारे में अगर हम कहें तो हिंदी भाषा के ये सबसे बड़े हिमायती माने जाते हैं। कौन? प्रताप नारायण मिश्र जो है हिंदी भाषा के जो सबसे बड़े हिमायती या समर्थक माने जाते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये नारा जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये हिंदी साहित्य में सहज चटुल भाषा शैली में जो है क्या करते हैं? पुरस्कारकर्ता भी माने जाते हैं। किसके द्वारा माने जाते हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माने जाते हैं। फिर है श्रेष्ठ निबंध शैली के कारण शुक्ल जी ने इनको हिंदी का एडिशन भी कह करके पुकारा है। तो किसको पुकारा है? तो प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा है। और क्यों पुकारा है? कि इनकी जो श्रेष्ठ निबंध शैली थी, यानी कि जो इनकी निबंध लिखने की जो कला थी, जो शैली, जिस शैली का ये प्रयोग करते थे, जिस शैली में ये अपने निबंध की रचना करते थे, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी, जिसके कारण इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कह करके पुकारा है। ये कानपुर में स्थापित रसिक समाज नामक संस्था से आजीवन जुड़े रहे थे। तो ये जो हमने तथ्य अभी पढ़े, ये प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगर हम कहें कि अगले जो हमारे लेखक आते हैं वो है पंडित अंबिका दत्त व्यास। ये जो है हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1858 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। अगर इनके जन्म स्थान के विषय में हम कहें तो इनका जो जन्म है वो मानपुरा, जयपुर, राजस्थान में हुआ था। लेकिन ये जो है कहाँ रहते थे? ये काशी में रहते थे। इनके जो पिता माँ थे, यानी कि इनके जो दादा थे, उनका नाम श्री राजा राम शास्त्री था और पिता का नाम श्री दुर्गा दत्त शास्त्री था। उसके बाद अगर हम और इनके विषय में जानें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पावस पचासा, सुकवि सतसई, बिहारी विहार, हो होरी, कंस वध, गद्य काव्य मीमांसा, जटिल वणिक और आश्चर्य वृतांत, भारत धर्म और शिवराज विजयम। ये क्या है? शिवराज विजयम क्या है? संस्कृत में लिखा हुआ इनका उपन्यास है। तो इस प्रकार से ये जो है अंबिका दत्त व्यास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो याद रखेंगे। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो चलिए उनको जान लेते हैं। जो शिवराज विजय में इनकी सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। संस्कृत भाषा में रचित इस उपन्यास में इन्होंने मराठा केसरी कौन? शिवाजी, उनके जीवन चरित्र का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। बिहारी विहार रचना है, उसमें इन्होंने कवि जो बिहारी है उसके द्वारा रचित दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है, यानी कि उनका भावार्थ किया है। और इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ क्या किया? लेखन कार्य किया, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। दोनों भाषाओं में इन्होंने 78 रचनाएं लिखी हैं और 10 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने कविता लिखना जो शुरू कर दिया था और 12 वर्ष की अल्पायु में कविता वर्धनी सभा काशी के विद्वानों के द्वारा इनको सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसको दी गई थी? अंबिका दत्त व्यास को प्रदान की गई थी। उसके बाद अगर हम आगे देखें कि ये अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और ये एक घड़ी यानी कि 24 मिनट के अंदर में लगभग 100 पदों की क्या कर देते थे? रचना कर देते, जिसके कारण इनको घटिका शतक या शतावधान के नाम से भी इनको जाना जाता है।
इनकी जो शिवराज विजयम रचना है उसमें बाण भट्ट के द्वारा रचित जो कादंबरी जो रचना है उसकी शैली का भी इसमें, यानी कि जिस भाषा में कादंबरी की रचना हुई थी उसी शैली में इसको जो है उसी शैली का प्रयोग शिवराज विजयम में किया गया है, जिसके कारण इनको अभिनव बाण या फिर आधुनिक के बाण के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पीयूष परवार नामक एक जो मासिक पत्रिका है उसका भी इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण कवि आते हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कलिराज की सभा, चंद्रसेन रहस्य कथा, बाल विवाह, 100 अजान एक सुजान, ये जो है इनका उपन्यास है, और नूतन ब्रह्मचारी ये भी इनका उपन्यास है। तो इस प्रकार से बालकृष्ण भट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको जान लेते हैं कि भारतेंदु मंडल के ये सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। वो उन्होंने 1877 ईस्वी में इलाहाबाद में हिंदी प्रदीप नामक एक पत्र का क्या किया था, जो एक मासिक पत्र था उसका जिन्होंने संपादन शुरू किया था, और लगभग ये 33 वर्षों तक इस पत्र के क्या रहे थे, संपादक रहे थे। प्रेम पुंज नामक एक जो मासिक पत्रिका थी उसका भी इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। इन्होंने रचनाओं में मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग किया, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें इन्होंने मुहावरेदार जो भाषा शैली है उसका प्रयोग इन्होंने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये तीखी एवं झंझना देने वाली भाषा में खड़ी खड़ी बातें सुना देने वाले कवि भी माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये बद्री नारायण चौधरी के साथ हिंदी समालोचना के प्रवर्तक भी माने जाते। तो किसने माना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वो बद्री नारायण चौधरी के जैसे ही हिंदी समालोचना के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास भी कह करके पुकारा है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे बालकृष्ण भट्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको याद आप रखेंगे। उसके बाद हमारे जो अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं वो है राधा कृष्ण दास, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वो 1907 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो भारत 12 मासा, देश दशा, उसके बाद महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, पृथ्वीराज प्रयाग, फिर है मैडोनल पुष्पांजलि, उसके बाद जुबली, 56 की विदाई, राम जानकी, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास, विजयनी विलाप और निसाय हिंदू, ये एक उपन्यास है। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो इस प्रकार से ये राधा कृष्ण दास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसके विषय में हमने अभी जाना है। तो इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो वो कौन कौन से हैं इनके भी संबंधित, कि जो रहीमन विलास रचना है इसमें इन्होंने जो रहीम दास है उससे संबंधित, यानी कि रहीम दास ने जिन दोहों की रचना की है उन दोहों का कुंडलिया छंद में इसने क्या किया है, भाव विस्तार किया, यानी कि उसका भावार्थ किया है। किस रचना में? रहीमन विलास रचना में। और ये नगरनी प्रचारणी जो सभा थी काशी की उसके सर्वप्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो कौन थे ये? राधा कृष्ण दास। तो इस प्रकार से ये इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके बारे में हमने जाना। उसके बाद अगले हमारे जो लेखक है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं या उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1899 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, ये इनकी अनुदित रचना है, यानी कि अनुवाद की हुई रचना है। मेघदूत भी इनकी अनुदित रचना है, और राम स्वांग ये भी इनकी, ये क्या है, इनका एक उपन्यास है। तो इस प्रकार से ये ठाकुर जगमोहन सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके विषय में अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद जो इनके विशेष तथ्य की अगर हम कहें कि जो ये मध्य प्रदेश की जो विजय राघवगढ़ रियासत है उसके ये राजकुमार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी रचनाओं में संस्कृत साहित्य के जो प्राचीन कवि थे कौन कौन से? वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति। जैसे जैसे उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया है उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी रचनाओं में प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया है।
उसके बाद अगले जो हमारे कवि आते हैं वो आते हैं राधा चरण गोस्वामी। इनका जो जन्म हुआ था वो 1858 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भक्तमान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में है दामिनी दूतिका, शिशि सुषमा और ईशक चमन, भ्रमर गीत, निपद नादान, प्रेम बागीची, भारत संगीत और विधवा विलाप। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? राधा चरण गोस्वामी की। इनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर हम कहें तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सा है कि जो अंबिका दत्त व्यास की तरह इन्होंने भी हिंदी और संस्कृत 200 भाषाओं में अपना क्या किया, लेखन कार्य किया था। और भारतेंदु नामक जो मासिक पत्र था उसका इन्होंने क्या किया था, संपादन भी किया था। तो इस प्रकार से ये जो भारतेंदु मंडल के ये जितने भी 8 लेखक थे उनके विषय में पढ़ा हमने, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा है। अभी आगे ये कवि आते हैं जिन्होंने जो खड़ी बोली थी उसके विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान जिन कवियों ने किया, जिन लेखकों ने किया, अब उनके विषय में हम जान लेते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले ये आरंभिक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। तो पहले हमारे जो है लेखक आएंगे वो मुंशी लल्लू लाल आएंगे। इनके विषय में हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1763 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1825 ईस्वी में हुई थी। तो लल्लू लाल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, माघी नल, शकुंतला नाटक और ब्रजभाषा व्याकरण, बाल साहित्य, माधव विलास, माधव सभा और लाल चंद्रिका। तो ये जो लल्लू लाल की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके विषय में हमने जाना है। तो इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं तो उनके विषय में जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली, हिंदी, उर्दू और ब्रजभाषा इन तीनों भाषाओं में का इन्होंने प्रयोग किया है। तो जो अगर हम कहें कि जो मुंशी लल्लू लाल है इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली, हिंदी, उर्दू और ब्रजभाषा इन तीनों भाषाओं का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। जो लाल चंद्रिका इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें इन्होंने बिहारी सतसई के जो दोहे हैं उनका क्या किया है, व्याख्या की है। किसने? लल्लू लाल ने। उसके बाद अगर हम अगले हमारे जो लेखक हैं वो कौन से हैं तो अगले हमारे जो लेखक हैं वो मुन्नी सदल मिश्र है। तो इनसे संबंधित इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं तो उनको देख लेते हैं। कि जो मुन्नी सदल मिश्र है उनका जन्म 1768 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1848 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, अगर सबसे महत्वपूर्ण रचना अगर हम कहें तो नासिकेतोपाख्यान इनकी प्रमुख रचना है। जो नासिकेतोपाख्यान रचना है वो कुंवर नारायण की जो आत्मजयी रचना है उसकी जो कंठोपनिषद है उसमें यम और निचिकेता जो संवाद है उस पर आधारित ये रचना मानी जाती है। इनकी जो दूसरी प्रमुख रचना है वो है रामचरित्र। रामचरित्र रचना राम भक्ति से संबंधित रचना मानी जाती है। और तुलसीदास की जो रामचरित्र मानस की तरह ही जैसे तुलसीदास ने रामचरित्र मानस को 7 कांडों में बांटा है उसी प्रकार से जो सदल मिश्र है उन्होंने रामचरित्र को भी 7 कांडों में बांटा है। और इस रचना में इन्होंने बिहारी बोली के जो शब्द हैं उनका प्रयोग इसने किया है। उसके बाद अगर हमारे अगले जो कवि लेखक आएंगे वो मुंशी सदासुख लाल नियाज हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1746 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो एकमात्र प्रमुख रचना वो सुख सागर है। इनके विषय में अगर महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो जो सुख सागर जो इनकी रचना है वो विष्णु पुराण से आधारित संबंधित इनकी रचना मानी जाती है। इस रचना में इन्होंने अत्यधिक कलिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया है जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको पंडिताइन की भाषा कह करके पुकारा है। उर्दू भाषा में ये जो है निसार उपनाम से लेखन कार्य करते थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जो सुख सागर रचना है वो इनकी ना मान करके इनको क्या माना है, ये जो सुख सागर है ये इनकी क्या है, उपाधि माना है। यानी कि जो सुख सागर जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन ने वो रचना ना मान करके इनकी उपाधि माना है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगले जो हमारे प्रमुख जो लेखक आएंगे वो कौन से हैं, वो है सैयद इंसा अल्लाह खान। इनका जो जन्म हुआ था
वो 1756 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1817 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो रानी केतकी की कहानी है, जिसको उदय भान चरित्र भी कहते हैं। ये 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसके बाद अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में कहें कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचनाओं में शुद्ध हिंदवी भाषा का प्रयोग हुआ है। स्वयं यह भी अपनी भाषा को निम्नलिखित 3 प्रकार की भाषाओं या दोष मुक्त से रखना चाहते थे। इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा को 3 प्रकार के दोषों से ये मुक्त रखना चाहते थे। कौन कौन सी? जो बाहर की बोली यानी कि अरबी, फारसी, तुर्की, इन भाषाओं के प्रभाव से, इन भाषाओं के दोषों से ये अपनी भाषा को क्या है, मुक्त रखना चाहते थे। उसके बाद गवारू भाषा यानी कि ब्रज भाषा को इन्होंने गवारू भाषा कहा है, तो उस भाषा से भी अपनी भाषा को बचाना चाहते थे। और भाखापन या संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उससे भी इन्होंने अपनी भाषा को क्या करा है, मुक्त रखा है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो सैयद इंशाअल्लाह खां हैं, उन्होंने अपनी जो भाषा है उसमें इन्होंने ना तो अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग किया है, ना ही ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ना ही संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। इन भाषाओं से इन्होंने अपनी भाषा को मुक्त रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार खड़ी बोली के आरंभिक प्रसिद्ध 4 लेखकों में से ये रंगीन एवं चुलबुली भाषा का प्रयोग करने वाले कवि ये माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचनाओं में चटकीली, मटकीली एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषाओं में जो चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रमुख लेखक थे जिनके विषय में हमने जाना, इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना, इनके जो इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में जाना, इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में जाना है। और ये वे प्रमुख कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है भारतेंदु युग जो है उसको पूरा कर लिया है, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको भारतेंदु युग के बारे में बताया था। आज भारतेंदु युग में जो प्रमुख कवि थे उनकी जो रचनाएं थी उसके विषय में हमने पढ़ा। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो द्विवेदी युग से संबंधित रहेगी। आज की जो मेरी क्लास है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको कोई विषय समझ नहीं आ रहा है या किसी प्रकार को कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि मैं उसको अपनी अगली क्लास में क्लियर कर सकूं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उनका विषय हिंदी है तो इस सीरीज़ के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप उसको वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो उस हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।